Hello, my name is Dr. Anzar, and in this video I am going to tell you about the procedure for taking the ABGs, that is the arterial blood gases होती हैं और सैंपल फॉर द ABGs। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस का मतलब ये है कि हमने आर्टरी से सैंपल लेना है और उसके अंदर गैसेस चेक करनी है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्ब्स चेक करने होते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द ब्लड। तो आर्टियल ब्लड गैसेस का मेन मकसद यही होता है कि हमने पीएच देखनी है ब्लड की, कि आया वो एसिडोसिस में जा रहा है, इस अल्कलोसिस में जा रहा है। तो हमेशा ये मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। अगर जिस बंदे को डायबिटीज है या सीओपीडी है, उनमें ये लाजमी होता है एबीजीज का टेस्ट करवाना। तो एबीजीज में होता क्या है, ब्लड सैंपल होता है जिसमें हमने आर्टरी से लेना होता है और उसके अंदर हम ऑक्स गैसेस का जो है वो प्रेशर चेक करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसमें बायोकार्ब्स चेक करने होते हैं। ठीक हो गया, ये चीजें चेक करनी होती हैं आर्टरी की ब्लड के अंदर। अब उसमें हमने क्या करना है, पीएच देखनी होती है। नॉर्मल को पता है कि 7.35 से 7.45 है, 7.35 से नीचे होगा तो एसिडोसिस है, 7.45 से ज्यादा होगी पीएच तो वो अल्कलोसिस में चला जाता है। ठीक हो गया, सारा प्रोसीजर कुछ तरीके से मैं समझाऊंगा और परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एलेंस टेस्ट के बारे में बताना हूँ। ये बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एलेंस टेस्ट, क्योंकि आर्टरी से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिकल है, तो ये एलेंस टेस्ट की बात इसमें लाजमी वो पूछेगा। व्हाट इज एलेंस टेस्ट, आपको पता है कि हमारी ये थंब साइड्स पे रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है और यहाँ पे अल्नर आर्टरी सप्लाई करती है, और ब्रांचेस हैंड के अंदर होती हैं इसकी अच्छी खासी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च बनती हैं। ठीक है, हमने क्या करना, और ये हमारा जो पिंक अपीयरेंस है, हाँ, हैंड की पाम की, वो ड्यू टू द ब्लड ही है। जैसे ही ब्लड सप्लाई नहीं आएगी उस पोर्शन का वो पिंक अपीयरेंस खत्म हो जाएगा, पेलर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने इस टेस्ट में क्या करना है कि सब्जेक्ट के रेडियल आर्टरी पैल्पेट करनी है पहले, जो कि तरीका आपको मैंने बता दिया हुआ है। रेडियल आर्टरी पैल्पेट करनी है, उसको प्रेस कर देना है। अल्नर आर्टरी पैल्पेट करनी है, उसको एट द सेम टाइम दोनों को प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से जोर से कंप्रेस करना है कि ब्लड सप्लाई रुक जाए हैंड के अंदर थोड़ी देर के लिए और उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, व्हाइट अपीयरेंस हो जाए, पाम की जो है वो येलो कलर तो नहीं कह सकते, व्हाइटिश अपीयरेंस हो जाए, इनके कलर पिंक कलर का खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, दोनों फर्मली दबा के रखना है आपने। अल्नर आर्टरी वाला हाथ आपने उठा लेना है, ठीक हो क्या, और यहाँ पे अपीयरेंस इसकी ठीक हो जाएगी, उस जगह की जहां जहां पे अल्नर आर्टरी सप्लाई कर रही थी उसका अपीयरेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वहां पे जहां पे रेडियल आर्टरी दबाई हुई है उसका अभी भी वो व्हाइट पिंक कलर जो है वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब यही है कि अल्नर जो आर्टरी जो है वो बिल्कुल ठीक सप्लाई कर रही है। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, रेडियल अल्नर आर्टरी को दोबारा दबा देंगे, रेडियल छोड़ेंगे, रेडियल आर्टरी वाला हाथ उठा लेंगे, तो रेडियल वाली साइड जो है वो दोबारा पिंक अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी। इससे ये चाहे होगा कि रेडियल आर्टरी भी पेटेंट है, ब्लड सप्लाई ठीक कर रही है। ठीक है, दिस इज एलेंस टेस्ट टू चेक द पेटेंसी ऑफ द आर्टरीज, कि आया दोनों की आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो ठीक है, ब्लड सप्लाई जा रही अच्छी कि नहीं जा रही। ठीक हो गया, उसके बाद हमने अब सैंपल लेना है इमेजेस के लिए। उसका क्या तरीका है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इस काम के लिए, इक्विपमेंट क्या है, वो आपके एक तो नीडल यानी एक सिरिंज चाहिए आपको, हेपरिन की वायल मिलती है, स्काई ब्लू कलर की उसकी उस कैप होती है। ठीक है, उसके अंदर हेपरिन होती है, वो आपको चाहिए वायल। ठीक है, उसके बाद आपको अल्कोहल स्वैप्स चाहिए, आपको गॉज चाहिए, ठीक है, आपको ग्लव्स चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए या वैसे ही हैंड वॉश करने के लिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पेशेंट की कंसेंट लेनी है, चेक फॉर द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स चेक करने हैं और आपने एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट करने हैं। ये स्टेप्स आपको पता ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं ये चलिए आपको बता ही देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर अंजुल उस्मान है। मैंने आपको खून का नमूना लेना है, इसमें आपको थोड़ी-सी दर्द हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपको ज़्यादा दर्द ना दूँ। तो क्या आपकी इजाज़त है इसमें, या मैं नमूना ले लूँ? इस तरह आपने बताना। अब इसमें ये तो नहीं कहना कि आपको मैं कुछ कोई दर्द नहीं होगी और दर्द होने की सूरत में मुझे बताना है, क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं इसमें, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है पिक करना है। तो देयर विल बी अ पेन फॉर द पेशेंट। ठीक है? तो इसलिए आपको इस थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट क्या होना चाहिए? दिस इज़ द फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन। हल्की सी आपने एक्सटेंशन करनी है। रेडियल आर्टरी से हम सैंपल लेने लगे हैं, तो जिस तरह रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करने के लिए इसको फ्लेक्स करते थे रिस्ट जॉइंट को, इस तरह फिर हम पैल्पेट करते थे। लेकिन अब सैंपल लेने के लिए हमने इसको एक्सटेंशन में लेके जाना है, ताकि रेडियल आर्टरी बोन से बिल्कुल ऊपर नज़र आ जाए, बाहर ऊपर पड़ी नज़र आ, सुपरफिशियल हो जाए। फिर हमने इसको पैल्पेट करना है। आइडेंटिफाई द रेडियल आर्टरी, उसको पैल्पेट करो, उसको आइडेंटिफाई करो, दिस इज द रेडियल आर्टरी। विद द इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से हमने इस तरह आर्टरी को पैल्पेट कर लेना है। दोनों आर्टरीज दोनों फिंगर्स पे उसकी पल्सेशंस आनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है,
जब ये सब हो गया है, अब आपने ग्लव्स पहनने हैं और एरिया को स्टेरिलाइज़ कर लेना है, लाज़मी अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज़ कर लेना है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, नीडल लेनी है, 30 डिग्रीज़ के अंदर 30 डिग्रीज़ के साथ उसको प्रिक कर लेना है, ओके? 45 डिग्रीज़ पे नहीं, क्योंकि जब हम वीनस सैंपल ब्लड लेते हैं, जो कि आपको मैंने लेके दिखाया हुआ है, वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक हो गया? जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, आर्टरी से ले रहे हैं और ये 30 डिग्री पे जा रहा है। बिल्कुल 45 पे नहीं, 30 डिग्री पे जाके आपने नीडल को प्रिक करना है। इतना प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो खुद ही भरना शुरू हो जाएगा सिरिंज के अंदर, आपको प्लंगर खींचना ही नहीं पड़ेगा। जबकि वेन में इतना प्रेशर नहीं होता, प्लंजर खींचते हैं तो ही ब्लड सिरिंज के अंदर आता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें खुद ही ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बट यू हैव टू पुल द प्लंगर, ताकि ब्लड जो है भरना शुरू हो ज़्यादा सारा सिरिंज के अंदर। जितना आपने सैंपल लेना है, 3 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी, आपने जितना लेना है वो सैंपल लेना है आपने। फिर आपने नीडल निकाल लेनी है और उसके जहाँ पे से सैंपल लिया है उसके ऊपर गौर से प्रेशर देना है। तकरीबन 5 मिनट, 2 टू 3 मिनट्स प्रेशर आपने देना होता है, क्योंकि ये आर्टरी प्रिक हुई है, आर्टरी में प्रेशर बहुत होता है। तो आपके जो बिल्कुल जो माइनर सा भी आपने प्रिक किया है, वहाँ से ब्लड ooze कर सकता है कुछ टाइम तक, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वेन में ऐसा नहीं होता, ठीक है? सिरिंज को कैप करना है, या सिरिंज वाला जो सैंपल है वो आपने फ़ौरन उस वायल में डालना है जिसके अंदर हेपरिन है, बिकॉज़ हेपरिन इज़ एंटीकोएगुलेंट और वो ब्लड को जो है वो कोएगुलेट होने नहीं देगी, दैट इज़ एंटीकोएगुलेंट। यहाँ आप ऐसा करें कि पहले जब आपने सैंपल लेने से पहले ही आपने हेपरिन पूरी नीडल उसके अंदर डाल देनी है सिरिंज के अंदर। पीछे से प्लंगर सारा निकाल के, खींच के खुल जाता है इंजेक्शन, ठीक है? आई विल टीच यू हाउ टू ओपन द इंजेक्शन। तो पीछे से प्लंजर खींचना है, बाहर आ जाएगा सारा। हेपरिन सारा उसके अंदर डालना है, जितना भी वायल के अंदर हेपरिन होता है तकरीबन 1 सीसी होता है, 2 सीसी होता है, वो अपने उसके अंदर सिरिंज के अंदर डाल देना है, दोबारा प्लंजर अंदर डाल देना है, ठीक हो गया? डाल दिया। अब आपने सैंपल लेना है, अब आप इंजेक्शन ही सैंपल के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया, तो आपने जो सैंपल लिया है सिरिंज के अंदर, वो आपने फिर हेपरिन वायल के अंदर डालना है, ठीक है? दैट इज़ अच्छा प्रोसीजर यही है कि सिरिंज में सैंपल लिया जाए और फिर ब्लड को उसमें वायल में शिफ्ट किया जाए और वायल भेजी जाए टू द लेबोरेटरी, ना कि हेपरिन को सिरिंज के अंदर डाला जाए और सैंपल सिरिंज के अंदर ही छोड़ा जाए, क्योंकि हेपरिन उसके अंदर डाल दी हमने, और फिर सिरिंज को लेबोरेटरी भेजा जाता है सैंपल के लिए, ठीक है? दोनों तरीके ठीक है। तो ये बात समझ आ गई है। इसमें हमने एबीजीज़ आर्टरी से सैंपल लेना है। अब रेडियल आर्टरी मैंने अब इस प्रोसीजर में मैंने रेडियल आर्टरी आपको बताई है, ठीक है? ब्रेकियल आर्टरी इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू टेक द सैंपल। ब्रेकियल आर्टरी क्योंकि एक तो ल्यूमेन में बहुत बड़ी होती है, रेडियल बहुत पतली सी होती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको प्रिक ना करें, प्रिक करने से बल्कि उसके नीचे निकल जाए नीडल आपकी, ठीक है? क्योंकि बहुत सुपरफिशियल पड़ी होती है, थोड़ा-सा प्रिक करते हैं तो वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इसमें पेशेंट जो डॉक्टर्स नर्सेस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर डीप इंसर्ट कर देती हैं, तो वो आर्टरी से गुज़र के नीडल ज़्यादा अंदर चली जाती है, तो सैंपल आता ही नहीं है, ठीक है? और ब्रेकियल आर्टरी जो है, ये थोड़ी ल्यूमेन में बड़ी होती है, मोटी होती है थोड़ी-सी, और इसमें प्रेशर और भी ज़्यादा होता है, और ये थोड़ी-सी डीप पड़ी होती है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ नीचे लेके जाएँगे, फिर उसका सैंपल ईज़िली आ जाता है। तो ब्रेकियल आर्टरी से भी लिया जा सकता है, रेडियल से भी लिया जाता है, फेमोरल से भी लिया जाता है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें दोनों ही आर्टरीज़ पैल्पेट नहीं हो रही होती और बहुत थिक होते हैं, बहुत ओबीज़ होते हैं, इतने बड़े-बड़े यहाँ पे बाजू हैं, ब्रेकियल मिल ही नहीं रही, बहुत ही डीप है, तो फेमोरल लिया जाता है, बिकॉज़ फेमर इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब। बड़ी आर्टरी है, बिल्कुल हमारे ग्रोइन के पास पड़ी होती है, और वो थोड़ी सुपरफिशियल भी होती है। उसकी पल्सेशंस आप देखेंगे नज़र आ रही होती है, थिन लीन के अंदर इस तरह पल्सेशन नज़र आती है फेमोरल आर्टरी की। तो वहाँ से फिर सैंपल लिया जाता है, वो उससे भी ज़्यादा ईज़ी है सैंपल लेना, ठीक है? तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि सैंपल हमें किस तरह लेना है एबीजीज़ के लिए, ठीक हो गया? उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन यही है कि आपने जो है वो एसिडोसिस वाले प्रोसेस को रूल आउट करने के लिए एबीजीज़ का सैंपल लेना है, ताकि हमने पीएच ऑफ द ब्लड देख लेनी है, ठीक है? ओके जी, अब हम करते हैं आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग एबीजीज़, ठीक है? इसमें ये होता है कि सारा थ्योरेटिकली मैंने बता दिया है, अब हम प्रोसीजर पे आएँगे। इसमें भी हम बच्चे सब्जेक्ट नहीं इसमें कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर ये हम सिर्फ डमी पे मैं आपको बताऊँगा, सारा तरीका बता दूँगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आने वाला। ये फर्स्ट ईयर के लेवल का है ही नहीं क्लिनिकल, ठीक है? तो आपने जस्ट इसका तरीका सुन लेना है इस वीडियो में, और कुछ इसका परफ़ॉर्म करने का आपने वो भी नहीं करनी, प्रैक्टिस भी नहीं करनी, ठीक है? जस्ट इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लें, टेक्नीक देख लें, आपसे पूछी जा सकती है, वैसे तो वो भी नहीं पूछी जाएगी। सो
एबीजीज इज द आर्टीरियल ब्लड गैसेस और इसके लिए हमने आर्टरी से सैंपल लेना होता है। और हमेशा याद रखना आर्टरी हमें कभी नजर नहीं आ रही होती, सिर्फ पैल्पेट होगी, और वेन कभी पैल्पेट नहीं होती, नजर आ रही होती है ऊपर पड़ी हुई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें हमने टॉर्निकेट नहीं बांधना, क्योंकि आर्टरी टॉर्निकेट बांधने से जो है वो बड़ी नहीं होगी, हमें ज्यादा उसकी पल्सेशंस नहीं मिलेंगी। वेन जो है वो टॉर्निकेट बांधने से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, आर्टरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें अपरेटिस की बात करूँ तो ग्लव्स आपके पास होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। स्पिरिट फ्लैब होनी चाहिए या कॉटन जिसमें स्पिरिट लगी हुई हो, सिरिंज होनी चाहिए आपके पास। एक होता है वायल, हेपरिन उसमें होती है, छोटी सी वायल होती है, इंजेक्शन की तरह होती है, उसके अंदर हेपरिन होती है, वो हेपरिन की वायल होनी चाहिए, वो आपने इसके अंदर भरनी होती है, नीडल के अंदर, ठीक है। वो भी क्यों मैं बताता हूँ आपको। इस तरह ये चीजें हो गई और आपके पास जो है वो बस यही चीजें, ठीक है। अब उसके बाद अपने सबसे वही करना है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पेशेंट से कंसल्ट लेनी है, उसको बताना है कि मैंने आपका ब्लड का खून का नमूना लेना है, इसमें आपको सुई लगेगी, थोड़ी सी दर्द हो सकती है, लेकिन ज्यादा दर्द नहीं होगी, और इस तरह उसकी ज्यादा ले लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आर्टरी पैल्पेट करनी है, सबसे पहला काम, ठीक है। आर्टरी पैल्पेट करनी है, इसके लिए जैसे कि मैंने बनाया हुआ रेडियल, अल्नर, ब्रेकियल, हम ब्रेकियल आर्टरी से भी सैंपल ले सकते हैं, दैट इज मोर इजियर, जैसे कि मैंने आपको थियरी में बताया हुआ है। और दिस इज अ रेडियल आर्टरी से लेते हैं, अल्नर हम यूज नहीं करते। रेडियल आर्टरी जो है आपको पता है कि यहाँ पे हम आराम से इसको पैल्पेट करते होते हैं रिस्ट जॉइंट के, यहाँ पे इसकी हम करते होते हैं हल्की सी फ्लेक्शन, और ये मुझे अभी पैल्पेट होना शुरू हो गई है। अगर आपने रेडियल आर्टरी से सैंपल लेना है तो आपने एंगल रखना है 30 डिग्रीज का। और अगर आपने ब्रेकियल आर्टरी से यहाँ से जो यहाँ मीडियल साइड पे पड़ी होती है, ये मुझे अभी फील हो रही है, इसकी पैल्पेशन भी आपको आनी चाहिए ब्रेकियल आर्टरी की। अगर यहाँ से सैंपल लेना है तो आपने 90 डिग्रीज पे इंजेक्शन अंदर डालना है, फुल इस तरह। अगर रेडियल से लेना है तो आपने 30 डिग्रीज पे इंजेक्शन इस तरह डालना है, और यहाँ पे 90 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। खैर, अब इंजेक्शन नीडल डालने के अंदर तरीका जो मैं आपको विनी पंचर में बता दिया, दोबारा बता देता हूँ कि ये जो इसका निब्ड एंड है, जो बिल्कुल निब्ड एंड है ना, जिस तरह निब होती है, ये आपने ऊपर रखना, जिसमें होल भी है, आपको नजर आ, ये देखें होल नजर आ रहा है, ठीक है। आई होप सो नजर आ रहा हो। ये जो होल है ये आपने ऊपर रखना है इस तरह, ये ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। इसको आपने ऊपर रखना है ताकि ये अंदर जाए और आपका सैंपल ले हो, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी से 90 डिग्रीज के एंगल पे, रेडियल आर्टरी 30 डिग्रीज के एंगल पे, सारा प्रोसीजर वही है। इसमें टॉर्निकेट नहीं बांधनी, बाकी हर चीज आपको वही होगी। अभी मैं आपको ब्रेकियल आर्टरी में पहले लेके दिखाता हूँ। इसमें आपने हेपरिन लाजमी डाल लेनी है। सपोज वायल है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर वायल के अंदर हेपरिन आपने इस प्रोसेस के थ्रू उसके कैप के अंदर नीडल इंसर्ट हो सकती होती है, तो ये इंसर्ट करके आपने क्या करना है, इसके अंदर हेपरिन भर लेनी है, सिर्फ 1 cc हेपरिन भरनी है आपने, सिर्फ 1 cc आपने हेपरिन भरनी है, ठीक है। लाइक 4 to 5 cc अपने हेपरिन भर लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर आर्टरी का सैंपल लेना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको ब्रेकियल आर्टरी का सैंपल लेना दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि आर्टरी को इसमें पैल्पेशन की करनी होती है, क्योंकि नजर तो आती नहीं है। सपोज ये ब्रेकियल आर्टरी है, मैं यहाँ पे पैल्पेट कर रहा हूँ, ओके हो गया, ये पैल्पेट कर रहा हूँ, 2 फिंगर में रखिए, इन दोनों के अंदर आपने हल्का सा गैप लाजमी रख लेना है, इन दोनों फिंगर्स के अंदर आपने हल्का सा गैप लाजमी रखना है। अब यहाँ पे भी आर्टरी पैल्पेट हो रही है आपको, और यहाँ पे भी आर्टरी पैल्पेट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आपको पता होना चाहिए कि दोनों फिंगर्स में मुझे आर्टरी पैल्पेट हो रही है, इसको इनके कहीं दरमियान में ही आर्टरी पड़ी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही वाला एंड जो है, अब क्योंकि ये तो हमने 90 डिग्री इसके एंगल पे डालनी है, तो इसका ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपने कौन सा लाइन नीचे रखना है, कौन सा ऊपर रखना है। तो हमने ये 90 डिग्री इसके एंगल पे डाल देनी है अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। ये ले मैंने लगा दी। स्लो स्लो आपने डालनी है, स्पीड से नहीं डालनी, और स्लो 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 डालते रहना है। जहाँ पे रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाए बंद कर देनी है आपने, और अंदर पुश नहीं करना। फौरन जो ब्लड है यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ये जो चीज है इसमें ब्लड आपका फौरन आ जाएगा। जैसे ही इसमें ब्रॉड फ्लंट आएगा, इवन कि वो यहाँ पे रश करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम आर्टरी के अंदर जा रहे हैं, उसमें प्रेशर बहुत होता है, तो ब्लड जो है वो यहाँ पे सिरिंज के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने ये आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाना, और ब्लड इतने प्रेशर से आएगा, जिस तरह हमने टैप चला दी हो ना, इतने प्रेशर इसमें बढ़ता जाएगा। और एबीजीज की सैंपलिंग के लिए 2 to 3 cc भी इनफ होता है, ठीक है। 1 cc तो हेपरिन डाल दिया, उसके बाद 2 to 3 cc तक आपने सैंपल लेते जाना है। उसके बाद आपने नीडल हल्का हल्का निकालनी है, फौरन कॉटन रखना है और ये निकाल लेनी है। इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हेपरिन डाली हुई है, जो कि एंटी कोआगुलेंट है, और ब्लड मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक प्रेशर दे ही रखना है, क्योंकि हमने आर्टरी पंक्चर की है, इससे ब्लड की ऊजिंग हो सकती है। फिर आपने इसको कैप लगा के इसके ऊपर लिखना होता है पेशेंट का नेम और सैंपल कौन से एबीजीज है, और फिर आपने वो लेबोरेटरी में भेजना होता है, ठीक है। अब रेडियल आर्टरी से भी तरीका अगर सैंपल लेने का वो सेम यही है,
अपने रिस्ट जॉइंट की जिसमें रेडियल हम आर्टरी पैल्पेट करते हैं वही तरीके से हमने रेडियल आर्टरी पैल्पेट करनी है। ये 2 फिंगर मेथड है, दोनों फिंगर्स पे रेडियल आर्टरी पैल्पेट हो रही है, आपको पता है कि दोनों के दरमियान ही आर्टरी पड़ी है। तो आपने क्या करना है 30 डिग्रीज के एंगल पे नीडल आपने आहिस्ता-आहिस्ता अंदर डालनी शुरू करनी है, आहिस्ता-आहिस्ता डालते जाना है, ज़्यादा तेज़ से नहीं डालना वरना वो प्रिक डबल प्रिक होके नीचे निकल जाएगी। जैसे ही ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, ओस करना शुरू कर देगा, तो आपने इसके अंदर ब्लड भर लेना है, ठीक है? सेम वही चीज़ें हैं, हेपरिन डाली होगी आपने, उसमें ब्लड ले लेना है। तो ये सारा प्रोसीजर है, फिर इसमें वो कॉटन रख के इस तरह आपने ये सारा एबीजीएस का प्रोसीजर है, आपको सिर्फ़ इतना पता हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पता हो तो भी चलेगा एग्ज़ाम में। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 5 सीसी है सिरिंज 1, 2, 3, 4, 5 सीसी, ये 10 सीसी की भी आती है, ये 20 सीसी की भी आती है, ये 60 सीसी की भी आती है। हम इस प्रैक्टिकल में जो यूज़ कर रहे हैं ये हमारा 5 सीसी होता है, सैंपलिंग के लिए हमेशा याद रखना 5 सीसी सिरिंज यूज़ होती है, ठीक है? 10 सीसी जो है वो बहुत बड़ी नीडल होती है, उसका बोर बहुत बड़ा होता है, तो वो जो है ना प्रिक ज़्यादा बुरा करती है, इसलिए 5 सीसी की सिरिंज हमें यूज़ करनी है। दूसरी बात, हमेशा याद रखना 5 सीसी की सिरिंज आपने ये जो प्लंगर है ना, ये 1 से आगे बंद नहीं करना, वरना इसको हो जाता है लॉक और ये फिर खुलती ही नहीं है, फिर तोड़नी ही पड़ती है, फिर ज़ाया हो जाती है सिरिंज, ठीक है? इसके ये भी ड्रॉबैक होता है, वरना इसको जितना मर्ज़ी खींच लें, इसने बाहर आ जाना, ये टूटी नहीं है। हम इसको अंदर भी इस तरह डाल सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, ये नहीं कि ये खराब नहीं है ये, ठीक है? तो ये इस तरह है। लेकिन अब ये लॉक हो गई, फिर ये टूटेगी ही, वरना इसका कोई हल नहीं है। अब मैं आपको लॉक करके भी दिखाता हूँ, वैसे मेरा प्रैक्टिकल हो चुका है अभी इसका, अब मैं सिरिंज को लॉक करके भी दिखाता हूँ। सपोज़ ये मैं जो है विथड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर से सैंपल, मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा लॉक कर लिया, 1 से भी आगे चला गया। अब ये हो चुकी है लॉक, अब इसको जितना मर्ज़ी खींच लो, इसने अब आगे नहीं आना, अब इसने टूटना ही है, ठीक है? तो मैं ज़रा ज़ोर से भी खींचता हूँ तो ये टूटेगी ही, ये कभी भी इसका प्लंगर पूरा बाहर कभी नहीं आएगा, तो इस तरह ये टूट जाती होती है, तो ये ज़ाया हो चुकी होती है हमारी सिरिंज, ठीक है? तो हमेशा याद रखना 5 सीसी की सिरिंज आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर इसको कुछ भी इसके साथ कर रहे हैं, इसको 1 के आगे लेके गए तो ये ज़ाया हो जाएगी, जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, दूसरी सिरिंज तो कभी भी नहीं देने लगे एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे अपना प्रैक्टिकल, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।